हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज से हमारे इस चैनल पे भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी की शुरुआत हो रही है और आज से रेगुलर हम भारतीय राज्य व्यवस्था इस चैनल पे पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लें, जो ये क्लास चलेगी वो किन किन एग्जामों के लिए होगी या किन किन एग्जाम को ध्यान में रख के इस क्लास को पढ़ाया जाएगा। कौन कौन से वो एग्जाम होंगे जिनको ध्यान में रख के एग्जाम पढ़ा ये क्लास पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे कौन कौन से एग्जाम होंगे जिनको ध्यान में रख के ये क्लास चलेगी। पहला लिखेंगे एसएससी। भाई एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे एलडीसी, सीपीओ, सीजीएल, एसएससी जीडी। इसके अलावा और भी जो एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाता है और उसमें जीएस पूछा जाता है, तो वो क्लास उसको ध्यान में रख के पढ़ाई जाएगी। सबको हम कवर करेंगे, एसएससी के सारे एग्जाम को। इसके अलावा रेलवे, इसके अलावा रेलवे रेलवे में जैसे एनटीपीसी और आरपीएफ। यूपीएससी, यूपीएससी के तहत दो एग्जाम आएंगे, आपका आएगा एनडीए और सीडीएस। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी। यूपी ट्रिपल एससी जिस भी एग्जाम को कंडक्ट कराती है उसमें जीएस पूछा जाता है, तो सबको ध्यान में रखकर सभी को कवर किया जाएगा। कहने का मतलब आपको बार बार जीएस नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक वर्ष में 4 परीक्षाएं दे रहे हैं तो बार बार जीएस 4 बार पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। एक बार पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और नोट्स बनाना है। बस जब भी परीक्षा होगा रिवीजन करना है और एग्जाम देना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन पॉलिटी। सबसे पहले जानेंगे क्या होता है भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी, जो ये सब्जेक्ट की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब भारत में राज करने की व्यवस्था ही क्या कहलाती है? भारतीय राज्य व्यवस्था। भारत में राज करने की व्यवस्था ही कहलाती है भारतीय राज्य व्यवस्था, कि भारत में राज कैसे किया जाएगा। और आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत में राज कैसे किया जाता है। भारत में जो सत्ता चलती है वो किस प्रकार से चलती है? भारत के संविधान से। तो भारत में या इंडिया में पॉलिटी कैसी चलाई जाती है? भारत के संविधान से, भारत के संविधान से। तो अभी तक ये जाने कि हमारे देश में जो सत्ता चलाई जाती है वो किससे चलती है? हमारे संविधान से। और संविधान क्या होता है? किसी भी लोकतांत्रिक देश, किसी भी लोकतांत्रिक देश में नियमों और कानूनों का लिखित दस्तावेज ही संविधान कहलाता है। कहने का मतलब कोई सा भी लोकतांत्रिक देश हो, उस देश में नियम और कानूनों का जो लिखित दस्तावेज ही होगा वही क्या कहलाएगा? संविधान। वही कहलाएगा संविधान। हमारे संविधान के तहत हमारे देश में सत्ता का बंटवारा 3 स्वतंत्र अंगों में किया गया है। मतलब कि हमारे संविधान के तहत हमारे देश में सत्ता चलाने के लिए पावर की शेयरिंग या सत्ता का बंटवारा 3 स्वतंत्र अंगों में किया गया है। और वो 3 स्वतंत्र अंग कौन है? संविधान के तहत सत्ता या पावर, पावर जो शेयरिंग है
वो 3 स्वतंत्र अंगों में की गई है। और वो 3 स्वतंत्र अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला लिखेंगे विधायिका। सबसे पहला है विधायिका। दूसरा स्वतंत्र अंग है कार्यपालिका। और तीसरा स्वतंत्र अंग है न्यायपालिका। तो अभी तक आपको हम ये बताए कि हमारे देश में जो राज्य करने की व्यवस्था है उसी को क्या कहा जाता है? भारतीय राज्य व्यवस्था। और हमारे देश में जो सत्ता चलता है, जो राज्य करने की व्यवस्था है, वो किससे चलती है? भारत के संविधान से। और जो हमारे देश का संविधान है वो अपनी शक्ति या अपनी पावर को 3 स्वतंत्र अंगों में क्या किया है? विभाजित किया है। और वो 3 स्वतंत्र अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या काम होता है? सबसे पहले जानेंगे विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना या कानून का निर्माण करना। तो विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना, विधि या कानून का निर्माण करना। और कार्यपालिका का काम होता है विधायिका द्वारा निर्माण किए गए कानून या विधि को लागू करना। कहने का मतलब कार्यपालिका का काम होता है विधि या कानून को लागू करना। और अगला है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है कि वो उस विधि की व्याख्या करेगा। कहने का मतलब न्यायपालिका का काम है व्याख्या करना, या उस विधि या कानून में कोई मतभेद हो जाता है तो उस मतभेद को सॉल्व करना ही किसका काम होता है? न्यायपालिका का। तो लिखेंगे न्यायपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका का काम है मतभेदों को सॉल्व करना या व्याख्या, विधि का व्याख्या करना, विधि का व्याख्या करना। तो हम आपको बताएं कि संविधान के अनुसार सत्ता या पावर का शेयरिंग 3 स्वतंत्र अंगों में किया गया है। वो कौन 3 स्वतंत्र अंग हैं? पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम होता है विधायिका द्वारा निर्माण किए गए विधि को लागू करना। और न्यायपालिका का काम होता है उस विधि का व्याख्या करना या उसमें कोई मतभेद हो जाता है तो उसको सॉल्व करना। ये तीनों अंग पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका एक दूसरे पर कोई अधिकार नहीं होता है। कहने का मतलब ये तीनों जो स्वतंत्र अंग हैं वो एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इनका नियंत्रण होता है। एक दूसरे के ऊपर इनका नियंत्रण होता है। हमारे देश में इन्हीं 3 स्वतंत्र अंगों द्वारा सत्ता या शासन चलाया जाता है। और हमारे देश में जो सरकार चलाई जाती है वो 3 स्तर पे सरकार चलाई जाती है। और वो कौन कौन से 3 स्तर हैं? तो लिखेंगे कि जो हमारे देश में सरकार चलती है वो 3 स्तर पे चलाई जाती है। और वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सेंटर स्तर या केंद्र स्तर या संघीय स्तर। तो सबसे पहला है, लिखेंगे सबसे पहला केंद्रीय स्तर। और केंद्रीय स्तर पे कौन सी सरकार होती है? संघ की सरकार या संघीय सरकार। संघीय सरकार।
और इसके अंतर्गत कौन आता है भाई? पुस्तक में लिखेंगे संसद, भाई बात करें अगर हम संघ की, तो संघ में सबसे ऊपर होती है संघीय सरकार, और संघ की जो विधायिका होती है वो कहां से चलती है? संसद से चलती है। और संघ की न्यायपालिका कौन होता है भाई? आप लोग जानते हैं संघ की जो न्यायपालिका होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और ये कहाँ है? दिल्ली में। तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे पहला स्तर जाने, हमारे देश में सबसे पहले स्तर पे जो सरकार चलती है उसको कहते हैं केंद्रीय या संघीय सरकार। और संघीय सरकार या संघ के अंतर्गत जो विधायिका होती है वो कौन सी होती है? संसद। और न्यायपालिका कौन सी होती है? सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा स्तर है राज्यीय स्तर, राज्यीय स्तर। राज्यीय स्तर पे कौन सी सरकार होती है? हम जानते हैं भाई, राज्य की सरकार। और जैसे संघ की विधायिका होती है संसद, उसी तरह राज्य की विधायिका कहां से चलती है? राज्य के विधानमंडल से। लिखेंगे राज्य की जो विधायिका है वो कहां से चलती है? राज्य के विधानमंडल से। और जैसे संघ का न्यायालय तो होता है सुप्रीम कोर्ट, उसी प्रकार राज्य में जो राज्य का न्यायालय होता है वो होता है हाई कोर्ट, या हिंदी में लिखेंगे उच्च न्यायालय। और तीसरा स्तर जो होता है वो होता है स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार। स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार। और इसके अंतर्गत क्या आते हैं भाई? पंचायतें, पंचायतें और नगर पालिकाएं। पंचायतें और नगर पालिकाएं। तो अभी तक हम ये जाने कि हमारे देश में जो सत्ता का बंटवारा हुआ है वो 3 स्वतंत्र अंगों में हुआ है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है उस विधि को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है उसकी व्याख्या करना। और उसी के तहत हमारे देश में 3 स्तर पे सरकार चलाई जाती है। सबसे पहले होता है केंद्रीय स्तर या सेंटर स्तर। और केंद्रीय स्तर पे कौन सी सरकार होती है? जिसको हम कहते हैं संघीय सरकार। और संघ की विधायिका किससे चलती है? संसद से। और संघ की न्यायपालिका कौन सी होती है? सर्वोच्च न्यायालय। उसी प्रकार दूसरा स्तर आता है राज्य, राज्य स्तर। और राज्य स्तर में कौन सी सरकार होती है? राज्य की सरकार। और राज्य की विधायिका किससे चलती है? राज्य की विधायिका चलती है विधानमंडल से। और राज्य का न्यायालय कौन सा होता है? उच्च न्यायालय। और तीसरा स्तर है स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार। इसके तहत पंचायतें और नगर पालिकाएं आती हैं। ये सब सारा चीज हमको आगे पढ़ना है। जैसे भाई पढ़ना है संघीय सरकार या संघ, पढ़ेंगे हम भाग 5 में। राज्य पढ़ेंगे भाग 6 में। पंचायतें और नगर पालिकाएं पढ़ेंगे भाग 9 और भाग 9 में।
कहने का मतलब है यहाँ जो भी चीज लिखी है वो सारी चीजें तब अच्छे से समझ में आएगी जब हम पढ़ेंगे ही इनके बारे में। अभी तो पहली क्लास है, बस छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हमको पढ़ना है संविधान। संविधान क्या है, संविधान में क्या है, किस चीजों को रखा गया है, किन चीजों को नहीं रखा गया है, वो सब चीजें तो बाद की हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना है हमारे संविधान का इतिहास क्या है। कहने का मतलब हमको अपने संविधान का संवैधानिक विकास पढ़ना है। और हमारे संविधान का संवैधानिक विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? जब से भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तभी से प्रारंभ होता है भारत का संवैधानिक विकास। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि संविधान को पढ़ने से पहले हमको उसके अतीत में जाना होगा, उसके इतिहास को पढ़ना जरूरी है, तभी अच्छे से हम समझ पाएंगे संविधान के बारे में। और ये जो सारी चीजें अभी आप लिखे हैं, ये सारी चीजें आपको आगे चल के पढ़ना है, तब अच्छे से ये सब समझ में आएगा। तो चलिए प्रारंभ, हेडिंग डालिए, भारत का संवैधानिक विकास। हेडिंग डालिए, भारत का संवैधानिक विकास। इस साथ के साथ आप पढ़ते रहिए और अपना नोट्स अपने हाथ से बनाते रहिए। पढ़ना है भारत का संवैधानिक विकास। तो हम बताएं कब से शुरू होता है? जब से अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। अगर बात करें यूरोपियंस की, तो सबसे पहला यूरोपियन जो भारत में आया वो कौन था? 1498 में सबसे पहला यूरोपी जो पुर्तगाल से आया। आप जानते हैं 1498 में भारत में आया वास्को डी गामा। लेकिन यहां हमको बात करना है अंग्रेजों की। तो भाई पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए उसके बाद। लेकिन हमको जानना है अंग्रेजों के बारे में, क्योंकि भाई संघर्ष जो होगा वो इन्हीं से होगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि वो कौन सा अंग्रेज था जो सबसे पहले भारत में आया और कब आया? तो लिखेंगे 1599। भारत में भारत में आने वाला आने वाला प्रथम अंग्रेज, प्रथम अंग्रेज। भाई कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अंग्रेज किसको कहते हैं? भाई हम अंग्रेज उनको कहते हैं जो ब्रिटेन के निवासी हैं, उनको हम अंग्रेज कहते हैं। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? लिखेंगे जॉन मिल्डन हॉल। 1599 में भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्डन हॉल। आपसे सवाल पूछेंगे, बताइए जब पहला अंग्रेज भारत में आया तो उस समय भारत में शासन में कौन था, या मुगल बादशाह कौन था? तो लिखेंगे इस समय जो मुगल बादशाह, इस समय मुगल बादशाह हुआ करता था, इस समय मुगल बादशाह हुआ करता था अकबर। पंद्रह सौ निन्यानवे में सबसे पहला अंग्रेज भारत आया और उस समय भारत में शासन कर रहा था मुगल बादशाह अकबर।
अकबर के दरबार में अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। प्रथम अंग्रेज। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। भाई बताए, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? जॉन मिंडेन हॉल। लेकिन ये भारत में आया था, घूमने आया था, घूम के चला गया। लेकिन आपसे सवाल पूछेगा, अकबर के दरबार में आने वाला वो कौन, पहला अंग्रेज कौन था? तो इसका नाम लिखेंगे रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच। अकबर के दरबार में रॉल्फ फिंच नाम का अंग्रेज आया, और यह एक व्यापारी था। यह एक व्यापारी था। जब यह भारत से वापस लंदन या ब्रिटेन लौटा, तो वहां अपने दोस्तों या लोगों से बताया कि भारत में व्यापार करने का संसाधन या साधन बहुत अच्छा मौजूद है। तो वहां पहुंचने के बाद यही रॉल्फ फिंच नामक व्यक्ति वहां व्यापारियों का एक समूह बनाया। भाई कहने का मतलब, व्यापारी के मित्र व्यापारी ही तो होंगे। इसीलिए राल्फ फिंच जब लंदन गया भारत घूमने के बाद, तो वहां कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और एक दल बनाया जिसको कहा जाता था। तो राल्फ फिंच ने एक व्यापारियों का दल बनाया। एक व्यापारियों का दल बनाया, और इस दल का क्या नाम रखा? व्यापारियों का दल बनाया जिसका नाम रखा गया मर्चेंट एडवेंचर। मर्चेंट एडवेंचर्स। ये राल्फ फिंच जब गया ब्रिटेन, तो वहां कुछ दोस्तों को अपने इकट्ठा किया और एक दल बनाया, और उस दल का क्या नाम रखा? मर्चेंट एडवेंचर्स। इस दल के लोगों को क्या करना था? भारत में व्यापार करना था। लेकिन अगर किसी देश में व्यापार करना है तो सबसे पहले अपने देश के शासक से क्या करना होगा? अनुमति लेनी होगी। और आप सब अच्छे से जानते हैं कि ब्रिटेन में क्या होते हैं? राजा या रानी। तो इस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। इस समय ब्रिटेन की जो महारानी हुआ करती थी, उनका नाम था महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट या प्रथम। इस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो ये मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों का जो दल था, वो सबसे पहले गया महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के पास और उनसे परमिशन मांगी कि हमको भारत और पूर्वी देश में क्या करना है? व्यापार करना है। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों को दल को अनुमति दी, और इस अनुमति को क्या कहा जाता है? हेडिंग डालेंगे सन 1600 का राजलेख। सन 1600 का राजलेख। यही अनुमति पत्र था भारत में व्यापार करने के लिए। यह पत्र का नाम है सन 1600 का राजलेख।
और इसमें लिखेंगे महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के दल को महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम या महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के दल को भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का एकाधिकार प्रदान किया। एकाधिकार प्रदान किया। एकाधिकार मतलब क्या होता है? एकाधिकार का मतलब होता है एक का ही अधिकार। मतलब यही मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों का दल ही क्या करेगा? भारत और पूर्वी देश में व्यापार कर सकता है। अब परमिशन मिल गई इस व्यापारियों के दल को। उसके बाद भारत में व्यापार करने के लिए यही मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के दल द्वारा एक कंपनी की स्थापना की गई। लिखेंगे 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। किनके द्वारा किया गया? उसी मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के दल द्वारा 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन हुआ करती थी? तो अभी आपको हम बताए इस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। और ये भी सवाल पूछ सकता है कि बताइए जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ या स्थापना हुआ उस समय भारत का बादशाह कौन हुआ करता था? तो कब हुआ? सन 1600 में। तो भाई हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये कार्यकाल चल रहा था अकबर का। तो इस समय जो भारत का बादशाह हुआ करता था इस समय भारत का जो बादशाह था वो कौन था? अकबर। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम और भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था अकबर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब कंपनी बना ली मर्चेंट एडवेंचर्स व्यापारियों के दल ने। अब उनको भारत में आना है व्यापार करने के लिए। लेकिन भारत में व्यापार करने के लिए उनको भारत में भी क्या हो लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। आप जानते हैं अकबर का पुत्र हुआ सलीम और अकबर की मृत्यु के बाद अगला बादशाह कौन बना? सलीम। किस नाम से? जहांगीर के नाम से। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई। उसके बाद अगला मुगल बादशाह बना अकबर का पुत्र जहांगीर। तो जहांगीर के ही समय में लिखेंगे अगला पॉइंट लिखिए
1608 में जहांगीर के दरबार में, ऐसे न लिखिए, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस नामक अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया। क्यों आया था भाई? इसको भेजा गया था कि जाइए और भारत के मुगल बादशाह से वहां व्यापार करने के लिए अनुमति मांगिए। जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री लगाने की सबसे पहली अनुमति दी गई मुसलीपट्टनम में, लेकिन इस करारनामे को कुछ ही समय बाद क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया। और लिखेंगे 1613 में, 1613 में अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री, अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली अस्थाई फैक्ट्री गुजरात के सूरत में लगाई, गुजरात के सूरत में लगाई। तो 1613 में अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री गुजरात के सूरत में लगाई और अपना व्यापार करना प्रारंभ किया भारत में। भाई अंग्रेज तो भारत में सिर्फ व्यापार करने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार करने आई थी, लेकिन अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 वर्ष के भीतर ही, 100 वर्ष के भीतर ही भारत के 3 प्रमुख बंदरगाहों पर अपना अधिकार कर लिया और वहां अपना मुख्यालय स्थापित कर दिया। और उन मुख्यालयों को कहा जाता था प्रेसिडेंसी। तो 100 वर्ष के भीतर ही अंग्रेजों ने भारत के 3 प्रमुख बंदरगाहों पे अधिकार करके वहां अपने 3 मुख्यालय स्थापित किए। और उन्हें क्या कहा जाता था? लिखेंगे, उन मुख्यालय को कहा जाता था 3 प्रेसिडेंसी। तो अंग्रेजों की शुरू में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, और वो कौन सी थी? पहला था बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा मुख्यालय था मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीसरा था बम्बई प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी। तो हम आपको बताएं कि अंग्रेजों ने भारत से व्यापार करने के लिए अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में लगाई, लेकिन 100 वर्ष के भीतर ही भारत के 3 प्रमुख बंदरगाहों पर अपना अधिकार कर लिया और वहां अपनी 3 मुख्यालयों की स्थापना की। और उन मुख्यालयों को क्या कहा जाता था? उन मुख्यालयों को कहा जाता था प्रेसिडेंसी। और ये 3 प्रेसिडेंसी कौन हुआ करती थी? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी।
लिखेंगे प्रत्येक प्रेसिडेंसी में, प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर हुआ करता था, एक उप गवर्नर हुआ करता था, और 24 अन्य सदस्य होते थे। कहने का मतलब कि हर एक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था, एक उप गवर्नर होता था, और 24 अन्य सदस्य होते थे। और इन अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता था? लिखेंगे इन अन्य सदस्यों को कहते थे निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। तो आपसे सवाल पूछेगा कि अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी में कितने निदेशक मंडल या कितने निदेशक मंडल के सदस्य हुआ करते थे? तो आपको बताना होगा 24। निदेशक मंडल को इंग्लिश में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। तो अभी ये बताए, तीन प्रेसिडेंसी, तीन मुख्यालयों की स्थापना भारत के तीन प्रमुख बंदरगाहों पर अंग्रेजों द्वारा किया गया। और हर प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 निर्देशक मंडल हुआ करते थे। भाई देखिए, कुछ चीजें तो हमको हिस्ट्री में पढ़नी है, लेकिन कुछ युद्ध हैं जो हमको यहां पढ़ना है। वो युद्धों को बारे में हमको यहाँ पढ़ना होगा। और जो सारी चीजें, कुछ चीजें हिस्ट्री में पढ़नी है तो वो तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन दो युद्धों के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला लिखेंगे 1756 में बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। भाई बंगाल जब पढ़ेंगे तो एक क्रम से सारे नवाबों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको थोड़ा सा बात जानना है कि ये युद्ध क्यों लड़ा गया। तो 1756 में बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। ये अंग्रेजों को पसंद नहीं करता था, बेहद नाराज रहता था, और अंग्रेजों से कहता था कि भाई आप हमारा देश छोड़कर यहां से चले जाइए। अंग्रेज नहीं माने और अपना व्यापार जारी रखे। तो जब नवाब बना सिराजुद्दौला, तो उसने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। हमला करके वहां 126 अंग्रेजों को पकड़कर एक काल कोठरी में बंद कर दिया, जो 8x10 की थी, और 2 दिन बाद उसका ताला खोला। 126 में से मात्र 3 लोग जिंदा बचे और 123 अंग्रेजों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये बात जब अंग्रेजों को पता चली, तो उन्होंने अपना एक गवर्नर युद्ध करने के लिए भेजा रॉबर्ट क्लाइव से, और लड़ा गया 1757 में प्लासी का युद्ध। ये आपसे बताए, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे इसको हिस्ट्री में, लेकिन थोड़ा सा जानना है इसलिए आपको हम बता दिए। 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध। क्यों लड़ा गया वो हम आपको बताए। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? सिराजुद्दौला, और ये सिराजुद्दौला कौन था? लिखेंगे बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब।
और अंग्रेजों की तरफ से आया रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को क्या किया? पराजित किया। लिखेंगे इसी युद्ध के बाद से भारत में अंग्रेजों की शक्ति क्या हुई? बढ़नी शुरू हुई। इसी युद्ध के बाद से अंग्रेजों की शक्ति भारत में बढ़नी प्रारंभ हुई। और एक युद्ध और याद रखेंगे जो लड़ा गया 1764 में। ये आप जानते हैं वो युद्ध कौन सा था? 1764 में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध अपनी तरफ से 3 संयुक्त सेनाएं मिलकर लड़ी। और कौन कौन सी थी? इस युद्ध में 3 संयुक्त सेनाएं मिलकर लड़ी। पहला था शाह आलम, शाह आलम तृतीय। और ये कौन था? ये भाई भारत का बादशाह था। दूसरी सेना थी सुजाउद्दौला की। और ये सुजाउद्दौला कौन था? ये अवध का नवाब, आपके लखनऊ अवध का नवाब था। और तीसरा व्यक्ति था मीर कासिम। और ये कौन था? ये लिखेंगे ये बंगाल का नवाब हुआ करता था। बंगाल का नवाब। और अंग्रेजों की तरफ से लड़ने आया हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। जब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हार हुई तब भारत में ये 3 लोगों ने अपनी सेना को क्या किया? इकट्ठा किया और लड़ा गया 1764 में बक्सर का युद्ध। क्यों लड़ा गया था? अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए। लेकिन इस युद्ध में भी हेक्टर मुनरो ने इन तीनों की संयुक्त सेना को क्या किया? पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर क्या किया? अधिकार कर लिया। जो अंग्रेज अभी तक एक छोटे से बंदरगाह में एक मुख्यालय तक सीमित थे, वो इस युद्ध को जीतने के बाद पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। और अंग्रेजों ने इस युद्ध के बाद पूरे बंगाल का गवर्नर घोषित किया। लिखेंगे लिखेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। अभी तक ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ये बंगाल प्रेसिडेंसी या मुख्यालय का क्या हुआ करता था? गवर्नर। लेकिन बक्सर का युद्ध जीतने के बाद इसी रॉबर्ट क्लाइव को पूरे बंगाल प्रांत का गवर्नर घोषित कर दिया गया।
तो आपसे सवाल पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। लिखेंगे इसके बाद बंगाल का गवर्नर बनने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने पूरे बंगाल में, लिखिए 1765 से 1772 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। बंगाल का गवर्नर बनने के बाद सबसे पहला काम रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि सन 1765 से 1772 के बीच में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। सबसे पहली बात, द्वैध शासन क्या होता है? लिखेंगे दोहरी शासन प्रणाली। दोहरी शासन प्रणाली कहने का मतलब अब जो बंगाल के लोग होंगे वो दो प्रकार के टैक्स या कर देंगे। तो सबसे पहला कर वो किसके देंगे, किसको देंगे? तो बंगाल के नागरिक अब दो कर देंगे। पहला कर देंगे वो स्थानीय शासक को, स्थानीय शासक को, और दूसरा कर देंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। द्वैध शासन का मतलब कि अब जो बंगाल के नागरिक हैं वो दो कर देंगे। एक कर वहां के स्थानीय शासक को देंगे और दूसरा कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। उसके बाद जो है स्थानीय शासक है ये सारे इकट्ठा हुए कर का 81%, सारे इकट्ठा हुए कर का 81% किसको दे देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहने का मतलब सारा पैसा जा किसके पास रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इन 7 सालों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में इतना लूट खसूट मचा दिया, इतना भ्रष्टाचारी मचा दिया कि जो बंगाल अभी तक इतना अमीर हुआ करता था वो इन्हीं 7 साल में ही क्या हो गया? बेहद गरीब हो गया। इसीलिए इसीलिए इस समयांतराल को कहा जाता है भारत की लूट। इसी 1765 से 1772 के बीच के समयकाल को क्या कहा जाता है? भारत की लूट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना भ्रष्टाचारी बढ़ गया, इतना लूट खसोट बढ़ गया कि भाई अभी तक ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोई सीधा अधिकार नहीं जताती थी या कोई सीधा अधिकार नहीं था, कोई नियंत्रण नहीं था। जब ये भ्रष्टाचार की बात ब्रिटेन तक पहुंची तो वहां की सरकार ने कहा कि अब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमारा सीधा कोई अधिकार नहीं था। अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके मालिक या प्रोपराइटर चलाया करते थे और जैसे मन कर रहा था उसी प्रकार से कंपनी को चलाया जा रहा था। लेकिन जब इतनी भ्रष्टाचारी बढ़ गई तो न चाहते हुए भी
ब्रिटेन की सरकार में हस्तक्षेप किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। और किस प्रकार हस्तक्षेप किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में? ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप किया किस प्रकार? भाई अब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि बेशक आप सत्ता चलाएंगे, बंगाल में शासन करेंगे, लेकिन किस प्रकार शासन करना है, किन नियम कानून से शासन करना है, ये हम आपको बताएंगे। और इसी के तहत 1772 में 1772 में बंगाल का दूसरा गवर्नर, बंगाल का दूसरा गवर्नर बनाकर भेजा गया वारेन हेस्टिंग्स। 1772 में बंगाल का दूसरा गवर्नर वारेन हेस्टिंग बनकर आया। और वारेन हेस्टिंग आते ही सबसे पहला काम क्या किया? 1772 में द्वैध शासन का क्या कर दिया? अंत कर दिया। तो आपसे सवाल पूछेगा, बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और बंगाल से द्वैध शासन का अंत किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। तो लिखेंगे 1772 में 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से द्वैध शासन का अंत किया। तो हम बताए कि इतना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना घूसखोरी बढ़ गया कि न चाहते हुए भी ब्रिटेन की सरकार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों में हस्तक्षेप करना पड़ा। और सरकार ने कहा ब्रिटेन की कि अब हम आप पे नियंत्रण रखेंगे। और कैसे नियंत्रण लगाएंगे? भाई अब से बेशक बंगाल का सत्ता चलाएंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, लेकिन कैसे शासन करना है ये कौन बताएगा? ब्रिटेन की सरकार। तो ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि हम कुछ समय अंतराल पर कुछ अधिनियम एक्ट्स बना के भेजेंगे और उसी नियमों और कानून से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? बंगाल का प्रशासन चलाएगी। कहने का मतलब अब प्रशासन कैसे चलाना है ये बताएगा ब्रिटेन की सरकार। और प्रशासन चलाएगा कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी के तहत अब वास्तव में शुरू हो रहा है आपका भारत का संवैधानिक विकास। इसीलिए जो भारत का संवैधानिक विकास है इसको दो चरणों में पढ़ना होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे कंपनी का शासन, कंपनी का शासन। और कंपनी का शासन कब से कब तक चलेगा? 1773 से 1857 तक। दूसरा चरण में पढ़ेंगे क्राउन का शासन, क्राउन का शासन। और ये कब से कब तक चलेगा? 1858 से 1947 तक। मतलब हमको दो पार्ट में पढ़ना है भारत का संवैधानिक विकास को। पहला कंपनी का शासन और दूसरा क्राउन का शासन। तो अब ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए कि अब ब्रिटेन की सरकार
अधिनियम या एक्ट ब्रिटेन की संसद से पारित करके भेजेगी, नियम और कानून बना के भेजेगी, और उन नियम और कानून को बंगाल में लागू करने का काम कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बस दोस्तों, आज इस क्लास को यहीं रोकते हैं। अगली बात कल की क्लास में किया जाएगा। और अगर आप अभी तक इस क्लास में बने हैं, इसका मतलब आपको ये क्लास पसंद आ रही है। तो आपसे आपसे हमारा एक आग्रह है भाई, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़रूर अपने कुछ दोस्तों के बीच में शेयर करिए। चलिए कल मिलते हैं।